नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी स्थित पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा कर दिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजार मासूमों और हिंदुस्तानियों पर लगातार गोले चलाए। यही नहीं, उन लोगों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे सिवाय मौत के। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर के सीने पे गोली चला दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया गया। लेकिन फिर ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सच में मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई? वो कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? आज की इस वीडियो में जानेंगे दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा ताकि आज की पीढ़ी भी जान पाए कि आजादी इतनी भी सस्ती नहीं है जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉयल एक्ट लगाया और देश भर में विरोध शुरू किया। वे आखिरी तारीख थी 10 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने एक्ट के विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉयल एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और उसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉयल एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेजों ने बिना किसी जांच पड़ताल के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे। रॉयल एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में आग में घी का काम किया। वो जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन उफान से पहले ही वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के समय सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते ही वहां पर रॉयल एक्ट का विरोध होता और साथ ही उन दोनों गिरफ्तारी विरोध में स्वरमुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल रेजिनोल्ड डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का दिन भी था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी की बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे और अपने से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इन सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को मतलब एक दिन पहले ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी इस तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 से ज्यादा जलियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए लोग इकट्ठा होने लगे और इधर जनरल डायर ने अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग के भीतर जाने का केवल एक ही रास्ता था। लोगों की शेर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर उसने भंग कर दिया। उसके बाद अपने सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर का आदेश दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द के जनरल डायर का आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी अपनी बंदूक का मुंह खोलकर लगातार लोगों पर गोलियां बरसने लगी। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने 50 राइफल और इतनी ही गोली लेकर पहुंचा था। इसका मतलब है कि पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर की। लोगों को ना संभलने का मौका मिला और ना ही बचने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने कुछ आदेश इस तरह से दिया था कि फायरिंग केवल बंदूक में गोलियां लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी, वरना यह मौजूद जवान लगातार लोगों के ऊपर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहां मौजूद महिला, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। वहां लोगों ने वहां मौजूद कुआं में कूदकर वहां अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार तोड़कर भागना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर ने सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के जिस कुएं में कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाना चाह रहे थे, उसमें से 120 लाशें निकाली गई थी। इस कुएं में कूदकर मरने वाले लोगों के खून कुआं से भर गया था। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतनी ही नहीं, इस बाग में दीवारों पर आज भी उस गोलियों के निशान मौजूद थे। लगातार 10 मिनट की फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता तो उसे भी गोली मार देता। मरने वाले को अपनी गर्दन पर रस्सी बांधकर घसीटता हुआ ले जाया जाता था। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़े के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हो चुकी थी। मरने वालों की संख्या कुछ और थी। हकीकत में इस हत्याकांड में 1000 लोगों की जान
गई थी। इस दिन दिल दिला देने वाली घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच की निकम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर को दिया गया, जो गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा है कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसे अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वो गोली नहीं चलाते तो वहां मौजूद भीड़ उसे मार देती। ये मसल्ला का उल्लंघन होता था। लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर, जो कि इस मामले की जांच कर रहा था, फिर जनरल डायर के जवाब में संतुष्ट हुआ और आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमिश्नर के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारी ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन उसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनरल डायर अब कभी भी इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें कहीं और रहकर सर्विस करनी होगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी गुदकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर के 1927 में ही एक बीमारी के चलते ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर अभी भी जिंदा थे और इधर उधम सिंह आक्रोश की आग में जल रहे थे और वे एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की थी। उसके सर से माता पिता का साया पहले से उड़ गया था, लेकिन उसका लक्ष्य तो लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर पर था, जो कि लंदन में था। जैसे ही जानकारी उधम सिंह को मिली तो वहां लंदन जाने की जुगाड़ करने लगे और उन्हें बड़े का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठे करने लगे। पैसे इकट्ठे करके वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहां से लंदन पहुंच गए। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्टोरेंट में काम करते हुए पैसे जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्तौल खरीद सके। इतने सब काम के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए थे। आखिरकार फाइनली वो समय आ गया था जब उधम सिंह अपने करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के केक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी। इस मीटिंग में माइकल लेफ्टिनेंट ओडवेयर वहां पहुंचा था, जो और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। दरअसल किताब के पन्नों को उन्हें बंदूक की आकृति के बीच से काट दिया था और उनके बीच में वे बंदूक छुपाकर ले गए थे। पंक्ति में सबसे आगे बैठे उधम सिंह लेफ्टिनेंट माइकल ओडवेयर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओडवेयर बीच में आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने में लगा दी और वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े रह गए और उन्होंने कहा है कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया, अपनी गिरफ्तारी दे दी और उसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। यहाँ एक बात ध्यान देने के लायक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो 2 अंग्रेज जुड़े हुए थे उनके नाम भी काफी मिलते जुलते थे और उनमें से एक दरअसल गुनहगार था जो पहले ही बीमारी के चलते मर गए थे, जबकि दूसरे गुनहगार जांच के दौरान बचाए उसे उधम सिंह ने मार दिया। हमारी आजादी की लड़ाई में अनगिनत शहीदों के अपने अपने प्राणों की आहुति दी। इस आजादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी को हमेशा बनाए रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।